What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 16 of our GNG 2.0 और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन। हमने पूरी पार्टनरशिप खत्म कर दी, डिसोल्यूशन पे हम लोग आ चुके हैं। डिसोल्यूशन के आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स देखने वाले हैं और आज जब ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर अगली क्लास में क्वेश्चंस करके चैप्टर समाप्त। तो आज मैं आपको जितने भी डिसोल्यूशन के बेसिक्स कराने वाला हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनको सबको नोट डाउन कर लेना। ऑल्दो आपने सब पढ़ा ही हुआ है, एक बार नहीं भी पढ़ा हुआ तो इतने शानदार तरीके से होगा कि आप पहली बारी में सब समझ जाओगे। तो आज का काम सिर्फ बेसिक्स को नोट डाउन करना है, लिखना है, समझ लेना है। क्वेश्चंस कल कराऊंगा, तब तक ये सारे बेसिक्स कंप्लीट करो। चलो जाके अटेंडेंस लगाओ, इसको कंप्लीट करो, फिर चीजें आगे बढ़ाएंगे। लेट्स बिगिन। डिसोल्यूशन में क्या चीजें होती हैं, कैसी चीजें होती हैं? सबसे पहले समझो बच्चों, डिसोल्यूशन में ना दो चीजें हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और नेक्स्ट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, देखो दोनों एक जैसे लिखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सर व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पुराना पार्टनरशिप खत्म हो गया और नया पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गया। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा पुराना वाला पार्टनरशिप है वो खत्म, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, ये खत्म और नया एग्रीमेंट बन जाएगा। सर ये तो चेंज इन पीएसआर में भी होता है, एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है। यस, जब भी पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा नया एग्रीमेंट बनेगा, इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं कि भैया पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप चालू। अभी हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि गाइस फर्म ही बंद हो गई है, फर्म ही बंद हो गई है। तो सर अगर फर्म बंद हो गई है तो फिर हमारे पास फर्म में बहुत सारे एसेट्स भी होंगे, बहुत सारी लाइबिलिटीज भी होंगी। आप अभी पढ़ के आए हो, पूरी की पूरी बैलेंस शीट होती थी, बहुत सारे एसेट्स होते थे, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती थी। तो सर अगर फर्म बंद हो गई है तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेटा यहाँ पे एसेट्स को सेल, सारे एसेट्स टू बी सोल्ड, एसेट्स को बेच देंगे। सर सारे एसेट्स बेच देंगे? यस, हर एसेट बिकेगा, जितने भी एसेट्स तुम्हें दिखाई देते हैं सारे एसेट्स बिकेंगे। सर लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटीज को सारी की सारी पे करेंगे, लाइबिलिटीज टू बी पेड, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। सर जो रिजर्व्स वगैरह होंगे उसका क्या करना है? लाइबिलिटी में रिजर्व्स भी तो होते हैं, रिजर्व्स का क्या करना है? रिजर्व्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। ये सारा का सारा काम कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा और फर्म हमारी हो जाएगी बंद। जिसने जितना इतना पैसा लगाया हुआ है वो अपना अपना पैसा लेके घर जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल्स टू बी सेटल्ड। तो हमारी बैलेंस शीट में मेनली चार चीजें होती थी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कैपिटल्स, रिजर्व्स, है ना। तो जब आपकी बैलेंस शीट होती है, देखो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूँ। आपकी ये बैलेंस शीट होती थी, है ना। इस बैलेंस शीट में यहाँ पे सारे एसेट्स होते थे। इधर क्या क्या होता था? इधर पार्टनर की कैपिटल होती थी, पार्टनर ने अगर कोई रिजर्व्स बनाए हुए हैं तो वो रिजर्व्स होते थे, और फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज होती थी। पूरा लिख देता हूँ, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब आपका लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। तो देखो ये चार चीजें ही बैलेंस शीट में होती हैं। इधर एसेट्स होते हैं, इधर ये तीन चीजें होती हैं। तो इन सब के बारे में मैंने आपको चीजें बताई। क्या सर? एसेट्स को तो बेच देना है, एसेट्स टू बी सोल्ड, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना है, लाइबिलिटीज टू बी पेड, रिजर्व सारे पार्टनर्स घर ले जाएंगे क्योंकि फर्म ही बंद हो गई भैया, तो रिजर्व का क्या करोगे तुम लोग, और कैपिटल्स का सेटलमेंट कर देना है। तो सर ये सारा काम कहाँ पे कैसे होगा? देखो ये काम करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसको
क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट एक वो अकाउंट है जिसमें सारे के सारे एसेट्स बिकेंगे और सारी की सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। ये एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ओके, उसके बाद सर रिजर्व्स को जो बांटना है ये सब कहाँ बटेगा? ये बटेगा बच्चों कैपिटल अकाउंट में। ये कहाँ पे बटेगा? कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। सर कैपिटल का फाइनल सेटलमेंट कहाँ पे होगा? ये होगा बैंक अकाउंट में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस चैप्टर में मेनली आपको 3 अकाउंट सीखने हैं। 3 अकाउंट कौन कौन से हैं बच्चों? एक है रियलाइजेशन अकाउंट, एक है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक है बैंक अकाउंट। सर बैलेंस शीट नहीं बनेगी। कौन सी बैलेंस शीट? जब फर्म ही खत्म हो गई तो भैया बैलेंस शीट कैसी? जब फर्म ही नहीं बची तो बैलेंस शीट कौन सी भाई? सारे एसेट्स बेच दिए, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, कोई बैलेंस शीट नहीं होती। आपके पास 3 मेन अकाउंट्स बनेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट। अगर किसी पार्टनर का लोन हुआ, इफ देयर इज एनी पार्टनर्स लोन, कोई पार्टनर है उसका लोन है, तो फिर उसका एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। बस तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई बैंक लोन वगैरह है तो उसका कुछ नहीं, अगर पार्टनर का लोन है तो उसका आपको एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। तो इस चैप्टर में आपको मेनली कितने अकाउंट्स बनाने सीखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो को आपको ऑलरेडी आता है, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 4 अकाउंट तुमने सीखे और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, आओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कराता हूं तुम्हें। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बच्चों पूरी पेज पे बना लेना इसको। ठीक है, हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब सर रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस क्या है? मैंने अभी पीछे लिखवाया आपको। इस अकाउंट में सारे एसेट्स बिकेंगे और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। ठीक है, तो सर ये अकाउंट में क्या क्या आता है? बच्चों ये जो अकाउंट है ना, ये 3 स्टेप में बनता है। ओके, अब ये कहीं किताब में नहीं लिखा, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं। तो ये अकाउंट कितने स्टेप्स में बनता है? 3 स्टेप्स में बनता है। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करोगे। अब देखो, सपोज करो कि ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, इधर सारे एसेट्स होते हैं, इधर सारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो अब ध्यान रखना बच्चों, लाइबिलिटीज ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को राइट साइड बोलते हैं और डेबिट साइड को लेफ्ट साइड बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जो भी लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा, जो भी राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा। उल्टी साइड तो ब्रॉट डाउन होता है ना। ये तो हो गया कि अगर तुम भूल जाओ कोई भी चीज इधर है लेफ्ट में तो वो हमेशा इधर ब्रॉट डाउन होगी, कोई भी चीज जो इधर है वो हमेशा इधर ब्रॉट डाउन होगी। ये तब है अगर तुम भूल जाओ। लेकिन अगर तुम कॉमन सेंस भी लगाओ तो एसेट का नेचर डेबिट होता है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो सारे एसेट्स डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होते हैं। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है ना, शुरू से क्लास 11 से सीखते आ रहे हो, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड होती हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे सारे एसेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑल एसेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल को भी इसमें नॉर्मल एसेट की तरीके से ट्रीट करना है। गुडविल भी जो आपकी बुक्स में दिखाई दे रही है ना, उसको भी यहाँ पे ब्रॉट डाउन करो और वो भी बिकेगा। तो यहाँ पे गुडविल को राइट ऑफ नहीं करते बच्चों, प्लीज ये ध्यान रखना। गुडविल इस चैप्टर में राइट ऑफ नहीं होता, गुडविल इस चैप्टर में यहाँ पे नॉर्मल एसेट के तरीके से ब्रॉट डाउन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटर्स एट ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब है कि प्रोविजन माइनस नहीं करना। ठीक है, मतलब आपको डेटर की ग्रॉस वैल्यू लेनी है, प्रोविजन से पहले वाली, प्रोविजन को माइनस नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। राइट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सारे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन करोगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑल लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज जिसमें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आएगा, क्योंकि आपने डेटर को ग्रॉस वैल्यू पे लिया था ना, यहाँ पे डेटर को ग्रॉस वैल्यू पे लिया था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन करोगे। ठीक है सर, उसके अलावा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बच्चे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को कई बार सोचते हैं कि बांटना है या नहीं बांटना है। बेटा एम्प्लॉइज का पैसा है, आपकी नॉर्मल लाइबिलिटी है। ओके, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट।
कई बार बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट में भी गलती करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी यहीं ब्रॉट डाउन करना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करने ला, हमने कर लिया। देखो ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, इसको ध्यान रखना, सही हो गया। इतना भी तुम लोग कर लेते हो ना, तुम्हें नंबर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स थे सब यहाँ ले आओ, लाइबिलिटीज सारी यहाँ ले आओ, रिजर्व को छोड़ के, रिजर्व बटेंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है बच्चों, ये जितने भी एसेट्स हैं आपके पास, ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को बेचना। तो जब ये एसेट्स बिकते हैं तो पैसा आएगा, फायदा होगा, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में यहां पे लिखा जाता है बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, एसेट्स सोल्ड, एसेट्स बिक गए, लो जी बैंक अकाउंट में आ गए बच्चों, एसेट सोल्ड, एसेट बिक गए तो इस साइड आ जाता है। अगर एसेट कोई पार्टनर ले गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर कैसे ले जाता है बच्चों, देखो ऐसा हो सकता है ना कि देखो फर्म तो बंद हो रही है, राइट। अब बिजनेस में कोई बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर था, कोई बहुत अच्छा फर्नीचर था, किसी पार्टनर को घर पे जरूरत है, वो नया नहीं लेके आ रहा, जब फर्म तो बंद ही हो रही है, फर्म को तो बाहर ही बेचना है, तो पार्टनर बोलता है यार मेरे से पैसे ले लो, मुझे घर पे जरूरत है, तो पार्टनर भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय पार्टनर। अगर एसेट कोई पार्टनर ले गया तो उसकी एंट्री होती है, ठीक है जी। सिमिलरली अब ये लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, ये जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पे करना है। फर्म ने पे किया तो यहां पे आएगा, क्योंकि डेबिट साइड से सारे खर्चे होते हैं, टू बैंक अकाउंट, ये देखो पेड बाय फर्म। अगर कोई लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पे कर दी तो उस पार्टनर को आप पैसा दे दोगे, तो आप यहां पे पार्टनर के नाम से लिख दो कि उस पार्टनर को पैसा देना है, क्योंकि लाइबिलिटी तो फर्म की थी ना बच्चों, पार्टनर ने पे कर दिया तो वो पैसा मांगेगा, तो उसको आप यहां पे पैसा दे देना, पेड बाय पार्टनर। देखो जी सर इसकी जर्नल एंट्री भी एक बार साथ साथ बता दूं क्या, आओ। देखो सबसे पहला काम क्या करा हमने, सबसे पहला काम ये करा हमने कि सर सारे के सारे इधर साइड हमने एसेट्स ब्रॉट डाउन करे। तो एसेट्स ब्रॉट डाउन करे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। देखो रियलाइजेशन के डेबिट में आए ना, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आई तो इसकी क्या एंट्री होती है, लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आई। आप बस ये देखो रियलाइजेशन में कहां आया, क्रेडिट में आया तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, डेबिट में आया तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, ये एंट्री पहली बन गई। ओके, फिर ये एसेट बिके, नॉर्मली बिके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर से पैसा काटेंगे, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आया है। ओके, इसके बाद अब लाइबिलिटीज का पेमेंट करा है, लाइबिलिटीज का पेमेंट ये करा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ये हमने पेमेंट कर दिया। अगर कोई पार्टनर ले गया, यानी पेमेंट अगर किसी पार्टनर ने कर दिया तो हम पार्टनर को पैसा देंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से एंट्रीज होती हैं, सही है। तो अकाउंट भी साथ साथ सीखते चलो आज, एंट्रीज भी साथ साथ, अकाउंट के बेसिस पे ही तो एंट्री हो रही है यार, तो बहुत ही सिंपल है, सही है ना। कुछ लोग कराते हैं एंट्रीज के बेसिस पे अकाउंट, मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाता हूँ, थोड़ा डिफरेंट पढ़ाता हूँ, तुम लोग जानते हो, तो मैं अकाउंट अच्छे से समझा देता हूँ बच्चों को, फिर एंट्री करनी उनके लिए बहुत ईजी हो जाती है। चलो सर ये भी काम हो गया। अब सर क्या करना है, कई बार बच्चों ये सारा काम करने के लिए ना कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म ने पे करे तब तो नॉर्मल एंट्री होती है डेबिट साइड से टू बैंक। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे, ये है एक्सपेंसेस। अगर किसी पार्टनर ने पे करे तो यहां पे पार्टनर का नाम लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप उसको पैसा दोगे।
तो एक्सपेंसेस के लिए ऑल्दो हम अलग से जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो अगर फर्म ने पे करे तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और अगर ये फर्म का खर्चा किसी पार्टनर ने पे कर दिया तो हो जाएगा रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि खर्चा फर्म का था ना बच्चों, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही है। फर्म ने पे करा तो बैंक से जाएगा, पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। सही है। तो दिस इज हाउ हमारा पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो जाता है। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में आपको यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन करने हैं, ठीक है। फिर ये एसेट्स इधर बिकेंगे या पार्टनर ले जाएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट होगा या पार्टनर ने पे करा, फिर अगर कोई खर्चा हुआ तो वो, ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार हो गया बच्चों, ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार, डन। ये लाइन नहीं खींच के आनी, कहीं लाइन खींचा हो एग्जाम में। थर्ड स्टेप क्या होता है, बहुत सिंपल, इधर का टोटल लगाओ, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इस साइड का टोटल लगाओ, ये सब माइनस करो, डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इस चैप्टर में कोई गेनिंग रेशो नहीं होता, कोई ओल्ड रेशो नहीं होता, कोई न्यू रेशो नहीं होता, एक ही रेशो होता है, उसी रेशो में इस प्रॉफिट को बांट देंगे, ठीक है। इधर आया तो वो है लॉस ऑन रियलाइजेशन, वो एक ही रेशो में हम लोग बांट देंगे। तो सर प्रॉफिट की क्या जर्नल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट देखो कौन सी साइड आया, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आया, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस की सर जर्नल एंट्री, लॉस इधर आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो तो मैंने क्या करा, आप लोगों को पूरा रियलाइजेशन अकाउंट सिखा दिया, उसके साथ साथ सारी एंट्रीज भी सिखा दी। तो आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही शानदार वीडियो बनेगा ये। तुम इसको एग्जाम से पहले भी देख के जाओगे ना, तो एक ही वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा तैयार हो जाएगा बच्चों। इतना पावरफुल वीडियो है ये। डन सर, समझ गए सर, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया बेटा, बढ़िया तरीके से। आओ सर, ये सॉर्टेड है। अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब इसमें हमें कंफ्यूजन कहां पे आता है, या हमें क्या चीज अच्छे से सीखनी है, वो है ये वाला पार्ट, ये एक्सपेंसेस वाला पार्ट। ये जो एक्सपेंसेस है ना, इसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर एंट्री अगर फर्म ने पे करे तो क्या होगा, पार्टनर ने पे कर दिए तो क्या होगा। दो चीजें तो आप समझ गए, फर्म ने पे करे तो रिलेशन टू बैंक, पार्टनर ने पे करे तो रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक केस इसमें और आ जाता है, बस मैं आपको वो सिखा दूं। आओ अब हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब मैं बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बांट दो सबसे पहले दो पार्ट्स में। अच्छा, बी का मतलब है बॉर्न बाय, बॉर्न बाय का मतलब किसका खर्चा है, और पी का मतलब है पेड बाय, पी का मतलब है पेड बाय, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं बॉर्न बाय फर्म, एफ का मतलब है फर्म, पी का मतलब है पार्टनर। फर्म का खर्चा, ठीक है, बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर का खर्चा, ओके। अब ध्यान देना, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय, पेड बाय। अब समझो, सबसे पहले लिखा हुआ है बॉर्न बाय फर्म, फर्म का खर्चा है, पेड बाय फर्म, फर्म ने ही पे करा। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अभी आए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा, तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी आपने ऊपर देखा रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिखा था टू बैंक, हाँ सर यही करके आए थे हम, यही एंट्री मैंने आपको ऊपर सिखाई अभी, राइट। अब यहां देखो बॉर्न बाय फर्म,
पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन का खर्चा बॉर्न कौन कर रहा है? फर्म। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर पे कर रहा है। तो अगर पार्टनर ने दे दिया तो अभी आपने क्या सीखा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही सीख क्या है? देखो, यही सीखा या नहीं सीखा? अब यहां पे आओ, बॉर्न बाय पार्टनर, इसका मतलब होता है बच्चों की खर्चा पार्टनर का है। बॉर्न बाय पार्टनर अगर कहीं भी लिखा आ गया तो समझ जाना कि खर्चा किसका है? पार्टनर का। ओके, जूम हो गया था ना। बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। किसने पे करा? फर्म ने पे किया। अब देखो, अगर फर्म ने पे किया तो 2 में तो बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट किसका होता है? फर्म का। बॉर्न बाय पार्टनर का मतलब होता है कि पार्टनर का खर्चा, तो उससे काट लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, उधर लिखा हुआ है पार्टनर का खर्चा, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने ही पे करा। अब पार्टनर का अपना पर्सनल खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म को उससे क्या मतलब है? नो एंट्री। इस चीज की बच्चों कोई भी एंट्री नहीं होती। तो ये 2 एंट्री तो आपने अभी सीख ही ली थी रियलाइजेशन अकाउंट में, ये नहीं थी तो ये भी मैंने आपको बता दी। यहां पे ध्यान रखना, अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे किया तो कोई एंट्री नहीं होती। ऑलराइट, ये होते हैं बच्चों हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डन सर, समझ गए, समझ गए सर। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है यहां पे, ये आपको याद रखना है, प्लीज इसको भूलना मत। बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है? इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस IFR है, ओके, इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, सर क्या करा जाएगा? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है बच्चों तो आपका फ्लक्चुएशन रिजर्व कहीं भी यूटिलाइज नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे आप बाकी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको फिर एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरीके से ब्रॉट डाउन कर देना एज नॉर्मल लाइबिलिटी एंड फॉरगेट। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके भूल जाओ बस। सर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री IFR डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो बच्चों। सर रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे तो फिर बेटा अपने आप ही वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तुमने अगर कोई आइटम यहां पे ब्रॉट डाउन करके छोड़ दी, लेट सपोज 60,000 का है, तो अपने आप ही ये प्रॉफिट आ जाएगा ना इधर। टू प्रॉफिट 60,000 किस में बटेगा? XYZ में बट जाएगा। तो यहां भी जाएगा पार्टनर्स में ही, दिखाने का तरीका है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट है तो इनडायरेक्टली यहां से भी तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा प्रॉफिट के फॉर्म में, लेकिन बस प्रॉफिट के फॉर्म में जाएगा। तो दिखाने का तरीका है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप ऐसे दिखाओ। ओके डन सर। लास्ट इसके अंदर जो आपको समझने वाली चीज है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा? केसेस बनेंगे बच्चों। सबसे पहले आप ये मान लो कि WCR 60,000 का गिवन है। केस नंबर 1, नो इंफॉर्मेशन या फिर नो क्लेम। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या क्लेम नहीं है। तो बच्चों अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लेम नहीं है, तो नॉर्मली आप WCR को क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में बांट दो, सिंपल, ठीक है। केस नंबर 2, सपोज कर लो क्लेम है
30,000 रुपए का। अब यहां से थोड़े से इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज इसको ध्यान से समझना बच्चों। बेटा 60 में से अगर 30 का क्लेम है तो 30,000 वर्कर मांग रहे हैं, बाकी कितने बचे? 30 बचे, वो पहले पार्टनर्स में बांट दो आप। तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसको 40 कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। देखो 60 में से 40 का क्लेम है तो 20,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। 30 करता ना तो 30 सेम अमाउंट हो जाता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी समझता हूं मैं, बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है। 30 लेता तो बच्चा कंफ्यूज होता ही होता कि ये 30 और 30 बराबर कैसे आ गया। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, मैंने देखे हैं, मैं समझता हूं उन बच्चों को जो कि मेरे जैसे होते थे। जैसे मैं 11th-12th में होता था, मुझे 11th में इतनी प्रॉब्लम आती थी, टीचर सब कुछ समझा जाते थे फटाफट, मुझे लगता था छोटी छोटी चीज़ों में मुझे लगता था यार ये नहीं आई बात समझ में, ये ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात को नहीं पकड़ कर पाते, मैं भी ऐसा था। तो इसीलिए मैं हर छोटी से छोटी बात को इस तरीके से लिखता हूँ। मुझे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आप इतनी छोटी छोटी ऐसे क्यों समझाते हो, जैसे छोटे बच्चों को समझा रहे हो, इतना तो सबका पता ही होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ यार नहीं पता होता, आप एक टीचर के तरीके से सोच रहे हो। हाँ आप टीचर हो, लेकिन आप टीचर के तरीके से मत सोचो, आप एक बच्चे के तरीके से सोचो कि उसको कितना समझ में आ रहा है। तो फिर आपकी टीचिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। इसलिए अलग तरीके से सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ये समझ गए? WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60 में से 40। अब जो 40 का क्लेम है, क्या वो आपकी लाइबिलिटी हो गई? क्योंकि वर्कर पैसा मांग रहा है, आपकी लाइबिलिटी है। तो पहले आप इसको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरीके से ब्रॉट डाउन करोगे। सर लाइबिलिटी कौन सी साइड ब्रॉट डाउन होती है? लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन होती है क्रेडिट साइड में। WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000 40,000, ये ब्रॉट डाउन हो गया। अब आपको करना है पे। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ये हमने पे कर दिया 40,000 40,000। देखो जी, ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें लिखनी होती हैं। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो ये चीज इधर आ गई जो कि बच गया था, ठीक है। फिर ये लाइबिलिटी हो गई जो क्लेम करा। क्लेम को ध्यान रखना, क्लेम को इधर ब्रॉट डाउन करना है, फिर पे करना है बेटा। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तीसरा केस क्या है सर? केस नंबर 3, क्लेम मान लो 60,000 रुपीज का, जितना रिजर्व था उतना क्लेम। देखो 60 का ही रिजर्व था, 60 का ही क्लेम है, तो पार्टनर घर तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, सारी की सारी लाइबिलिटी है। WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन कर दो पूरा का पूरा 60,000 60,000, और इसको फिर पे कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 60,000। ठीक हो गया जी, सही है। इसके बाद बेटा जी हमें क्या करना है? फोर्थ केस, केस नंबर 4, क्लेम ज्यादा का। रिजर्व 60 था, क्लेम 90 है। सर अब क्या करेंगे? रिजर्व 60 था, क्लेम 90 है, अब क्या करें? देखो जी, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में लाइबिलिटी उतनी ही जा सकती है जितनी आपके बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में तो 60,000 का रिजर्व था ना, तो लाइबिलिटी मैक्सिमम 60 ही जा सकती है। तो टू रियलाइजेशन 60,000 60,000, बट आपको पे कितना करना पड़ेगा? पे पूरा करना पड़ेगा, पे होगा पूरा। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 90 90। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई जो मुझे याद रखना है। क्या याद रखना है? द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन कैन नेवर बी मोर देन एज शोन इन बैलेंस शीट। जो आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट है ना, उससे ज्यादा कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता रियलाइजेशन में। मेरी बैलेंस शीट में 60,000 का WCR था, तो ट्रांसफर मैक्सिमम 60 ही हो सकता है। पे फिर आप चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, वो एक डिफरेंट पॉइंट है। ट्रांसफर जो होगा वो मैक्सिमम उतना होगा जितना आपकी बैलेंस शीट में दिया है। ओके, लास्ट केस एक और होता है, केस नंबर 5,
केस नंबर 5 क्या होता है, यहां मानो कि नो WCR, कोई WCR नहीं था, क्लेम आ गया 20,000 रुपए का, तो एक तरीके की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई। ऐसा हो जाता है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बिक गया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करना है तो रियलाइजेशन के डेबिट से पे करोगे, तो वही बात हो गई, कोई भी रिजर्व नहीं है, सीधा सीधा क्लेम है 20,000 रुपए का। तो बच्चों क्लेम को आपको सीधा पे करना है, क्या करोगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज मैं जितनी भी चीजें करा रहा हूं इनको अपने पास लिख के रखना, एक एक चीज समझना, एक एक पॉइंट लर्न करने की कोशिश करना। देखो हमें मेमोराइज भी करना पड़ता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं बस समझ लो हो जाएगा, नहीं, कॉम्बिनेशन चाहिए भाई। वहां तक एग्जाम में याद कैसे रखोगे कहां पे क्या चीज है, तो प्रैक्टिस चाहिए, मेमोराइजेशन चाहिए, लर्न करना पड़ेगा, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि भैया बच्चे को समझ भी आए, बच्चे को याद करना भी आता हो। इसीलिए बोलते हैं बचपन में बादाम खाने के लिए, तो वो कहावत ऐसे ही नहीं बन गई। मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा। अब कुछ नोट्स लिखो बच्चों इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज एनी unrecorded liability and is to be paid, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है यानी कि जो बैलेंस शीट में नहीं थी, जिसका भी पेमेंट करने को आ गया, तो सीधी सीधी एंट्री करोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। सीधा सीधा पे करोगे क्योंकि लाइबिलिटी रियलाइजेशन के डेबिट साइड से पे होती हैं, अभी आप अकाउंट में सीख के आए हो। इफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड, अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं था वो बिका है, अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं था और वो बिका है, तो आपके पास नॉर्मल पैसा आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट बिकता है तो पैसा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नंबर 3, if any asset is given in full settlement for any liability, अगर कोई एसेट दिया गया है बच्चों किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, ध्यान रखना रियलाइजेशन अकाउंट में वो एसेट इधर ब्रॉट डाउन हुआ हो और वो लाइबिलिटी इधर ब्रॉट डाउन हुई हुई हो। सपोज यहाँ पे क्रेडिटर है और यहाँ पे फर्नीचर है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि इस क्रेडिटर को हमने फर्नीचर दे दिया, पैसे नहीं दिए, बस फर्नीचर दे दिया, तो एक तरीके से फर्नीचर भी बिक गया और क्रेडिटर का पेमेंट भी हो गया। तो अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि कोई एसेट के बदले में लाइबिलिटी सेटल किया गया है, वो दोनों होने चाहिए यहाँ पे, तो इस केस में देयर विल बी नो एंट्री। उस केस में हम कोई एंट्री नहीं करते क्योंकि एक इधर से कैंसिल हुआ, एक इधर से कैंसिल हुआ, तो इंपैक्ट तो जीरो ही हो गया, है ना, तो देयर विल बी नो एंट्री। उसके बाद इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ लाइबिलिटी, इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू। अगर बच्चों कोई लाइबिलिटी आपने यहाँ पे ब्रॉट डाउन करी हुई है रियलाइजेशन अकाउंट में और उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, सपोज कोई क्रेडिटर था 50,000 रुपए का, क्वेश्चन साइलेंट है, तुमने पूरे एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए, क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो आप उसको पे करके आओगे। द लाइबिलिटी विल बी पेड एट बुक वैल्यू, ध्यान रखना आप उसका पेमेंट करके आओगे बुक वैल्यू पे, राइट। सिमिलरली इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एनी एसेट, अगर कोई जानकारी नहीं है किसी एसेट के बारे में, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है, ठीक है, कोई भी ऐसा एसेट जो आपने रिलेशन में ब्रॉट डाउन करा हुआ है, वो कितने का बिका कितने का नहीं बिका उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर अगर वो एक टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल का मतलब आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो फिर उसको बेचो। ऐसे लिख देता हूं, सेल इट ऑफ एट बुक वैल्यू।
उसको बुक वैल्यू पे ही बेच देना। और अगर वो एक इनटेंजिबल एसेट है, जैसे गुडविल हो गया, है ना, अगर एक इनटेंजिबल एसेट है, कंसिडर इट एज जीरो, उसको जीरो मान लो। उसको बच्चों हम लोग बिल्कुल क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से बनता है। सबसे पहले जितना भी लोन है जो आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड में दिख रहा होगा, सपोज XYZ 3 पार्टनर है, X का लोन दिख रहा है, तो उसको पहले तो आप यहाँ ब्रॉट डाउन करते हो। कल मैंने आपको लोन अकाउंट सिखाया था, लोन अकाउंट में इधर आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी है, किसी पार्टनर का लोन है तो वो इधर आ जाएगा, है ना, तो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इस लोन का पेमेंट करके आना है बेटा। क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको पे करना है, पे करोगे तो यहां से लिखते हो टू बैंक, यही सीखा था आपने, पे करना है तो यहां से करते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लोन का अगर पेमेंट हुआ है तो एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अगर ये विद इंटरेस्ट हुआ, सपोज सर इंटरेस्ट भी हुआ, फिर तो देखो बच्चों अगर इंटरेस्ट भी होगा ना, तो देखो यहां पे आया होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा, सपोज ये 20,000 रुपए का था, अब सर 5,000 के इंटरेस्ट के साथ पे करना है ना, तो वो जो इंटरेस्ट है, अब यहां से आप पे कर रहे हो 25, तो सर क्या होगा फिर, तो देखो यहां पे जो इंटरेस्ट है वो लिखा जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खर्चा है, वो एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है। और ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कोई भी खर्चा हो रियलाइजेशन के डेबिट में जाता है, नहीं जाता है। तो अगर आप विद इंटरेस्ट पे करोगे तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कितने का था सर, 20,000 का, रियलाइजेशन डेबिट, ये क्या है सर, इंटरेस्ट टू बैंक जो आपने पे किया 25,000, ऐसी एंट्री होती है। अगर नॉर्मली जितने का है उतने का ही पे कर दिया तो रिलेशन टू बैंक, अगर इंटरेस्ट के साथ पे किया तो ऐसा होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट रिलेशन डेबिट टू बैंक, और ये रिलेशन के डेबिट साइड में भी आ जाएगा 5,000 रुपए का इंटरेस्ट, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग लोन अकाउंट का भी सेटलमेंट करते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो मैंने आपको लिखवा दी। अब डिसोल्यूशन में आपके पास कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बचा, ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट यही थे सारे, मैंने सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको कवर कर दिए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो इसका, उसके बाद ये भी देखो आपके पास ये हो गए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बच्चों। ये मैंने WCR के बारे में आपको बताया, ओके। ये हमने IFR के बारे में पढ़ा, उसके बाद ये हम लोगों ने रिलेशन एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा था, बॉर्न बाय पेड बाय, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली थी, सही है ना। बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, हर तरीके का क्वेश्चन ये हमारे एक्सपेंसेस के बारे में आ जाता है। उससे पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ये पूरा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, और ये इसके बेसिक्स थे कि क्यों बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। तो बहुत ही शानदार ये वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाया है, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी है। और मुझे नहीं लगता कि आपने इस तरीके से कभी डिसोल्यूशन पढ़ा होगा कि इतनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी और इतने शॉर्ट टाइम में हो जाएंगी। कल हम लोग या तो रिटायरमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, मेरा एडिटर थोड़ा सा बीमार हो गया था तो मुझे थोड़ा सा उससे पूछना पड़ेगा कि तबीयत ठीक है, उसने वो बना दिए नहीं बना दिए, तो या तो हम वो कर रहे होंगे या फिर इसके क्वेश्चन कर रहे होंगे, मतलब एक आध दिन में सब खत्म ही है, पूरा ही कंप्लीट कर देंगे हम, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे बेसिक समझ में आ गए होंगे। इनको एक जगह लिख लो, रिवाइज कर लो, एंट्रीज लर्न कर लो, और जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है उनका तो बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा, वो तो बोल रहे होंगे सर अब आज क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, पहले हुआ हुआ है, वो अपने एंड से आज क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, डिसोल्यूशन के बड़े क्वेश्चंस, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ही आएगा इसका। बड़े क्वेश्चंस 2-3 जर्नल एंट्री के ट्राई कर लो, 2-3
जिसमें अकाउंट बनने हैं वो ट्राई कर लो, बाकी मैं कल करा ही रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे एंड ऑलमोस्ट पार्टनरशिप का एंड है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।